सवाल संप्रदाय का या वोट बैंक का? यूं कहा जाए तो नादिर शाह, अहमद शाह, बिल्कुल दिल्ली को लूटा, तो और क्या? तो अमित शाह को भी अपना नाम बदलने की सोचनी चाहिए। ये शाह मतलब अगर नादिर नाम अच्छा नहीं शाह खेलना से है, जिस इतिहास के जो पन्ने फाड़ने जा रहे हैं पहले उसे जान लीजिए। 1555 नहीं तो इस देश में जितने शाह हैं वो नादिर शाह के वंशज हैं। मैं इनके इतिहास की समझ तो जान लूं सर, मैं इनकी इतिहास तो समझ तो जान लूं, वो विदेश से पढ़ के आए हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक मिनट। तिवारी जी पहले रुकिए ना, तिवारी जी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। पहले मुझे ये बता दीजिए, इस देश का हर शाह नादिर शाह का वंशज है आपके हिसाब से? नहीं तो ये जो इस देश में जो भी शाह है वो नादिर शाह का वंशज है? नहीं कह रहा। आप तो आपने कहा, आपने यही कहा, आपने यही कहा, और आपने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी की इतिहास ज्ञान कैसा है। या तो ये मान लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी का इतिहास ज्ञान है, या तो साफ साफ बोलिए कि हाँ समाजवादी पार्टी में ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता है। बताइए ना, आपने विदेश में पढ़े हुए लोग ऐसे लोगों से कहा, आप किताबें लेके पढ़े हुए लोग होते हैं ना, कैसे लिख के लाए होंगे, विदेश में पढ़े हुए लोग ऐसे लाए होंगे ना, इनको इस देश से कोई आपके हिसाब से इस देश में जो भी आदमी अपने नाम के आगे शाह लिखता है समाजवादी पार्टी के मुताबिक वो नादिर शाह का वंशज है। आप हंस भी रहे हैं साथ में, आप हंस भी रहे हैं साथ में। अगर नाम बदलने की राजनीति हर नाम पे करनी है, अगर ताजमहल को तेजो महल कहना है, अगर मुगल सराय को अरे बालम एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हुआ, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बालम एयरपोर्ट आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए अगर आपको अहमद शाह अब्दाली नहीं है तो मैं अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के साथ अमित शाह को जोड़ा। इस देश के तमाम शाह लोग, तमाम शाह लोग आपकी बात घनश्याम तिवारी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि जितना भी इस देश में शाह को डिफेंड कीजिए, आप अहमद शाह को डिफेंड कीजिए, आप अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के वंशज हैं। आप नादिर शाह, अमित शाह, ये गलत बात है। I will not accept it। मत एक्सेप्ट कीजिए, घर चले जाइए। एक सेकंड आप चले जाइए, घनश्याम यही मेरा घर है, एक सेकंड रुकिए, यही मेरा घर है, यही है मेरा घर। एक सेकंड मुझे अपने घर जाइए, शांत हो जाइए, मुझे अपनी बात रखने अवनी जैसी एक सेकंड रुकिए। देखिए इतिहास घनश्याम जी एक सेकंड, वन ऑन वन, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, तीन लोग मैं सीधा इंटरप्ट सवाल पूछ करेंगे, रहा हूं, आप इनको तो इंटरप्ट नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा केवल आपसे पूछ रहा हूं और कोई नहीं बोलेगा बीच में। इस देश में जो भी आदमी अपना सरनेम शाह लगाता है, आपके हिसाब से वो अहमद शाह अब्दाली का वंशज है? नाम बदलने के जुमले नहीं, तो आप बेतुका तर्क नहीं देना, फिर आप माने कि आपको तर्क करें, फिर आप माने कि आप कुतर्क करें, नहीं फिर आपके पास तर्क नहीं, आप कुतर्क करें। आप 100 नाम और लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कोई कुछ भी फिट हो जाएगा, तो क्या अमित शाह आपके हिसाब से अहमद शाह अब्दाली के वंशज है? नाम बदलने के जुमले इस देश में जो आदमी शाह लिखता है अपने नाम के आगे, वो समाजवादी पार्टी के मुताबिक अहमद शाह अब्दाली का वंशज है? टेप रिकॉर्ड की तरफ अपनी बात को दोहराइए। एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं नाम आप बदलने दे नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं, मैं कह रहा हूं आप फंस गए, आपको लग रहा है कि कैसे निकल गया मेरे मुंह से, अब इसका पलटू के हाथ मैं देश की जनता से क्योंकि आप नादिर की बात कर रहे हैं, स्मृतियों में बसा हुआ है, कोई सरोकार इससे पता लग रहा है कि आपके पास बसा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं देश में हर आदमी जो शाह लिखता है, आप बोल दीजिए वो नादिर शाह की औलाद है, माफी मांगिए, बोलिए जो आदमी इस देश में नादिर शाह की औलाद है वो शाह लिखता है, बोलिए ना, आपको दुख हो रहा है, बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए, जो भी आदमी शाह लिखता है वो नादिर शाह की औलाद है। आपको दुख हो रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में हिम्मत है तो लिखिए, जो भी आदमी इस देश में शाह सरनेम लगाता है वो अहमद शाह अब्दाली की औलाद है। आपको दुख हो रहा है, बोलिए बोलिए, नहीं हिम्मत है ना, नहीं हिम्मत है ना, नहीं हिम्मत है ना, बस बोल खुल के। ओके, मोनिका अरोड़ा, आज समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं आपके बगल में, उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उन्होंने कह दिया हमें कोई आपत्ति नहीं, जबकि यही सब लोग 2 दिन पहले तक खुलकर ये कहते रहे। इसी वजह से आज ये छवि बनी कि ये लोग एनआरसी के विरोध में थे। आपको क्यों लगता है कि एनआरसी केवल पश्चिम बंगाल या केवल असम तक सीमित नहीं होना चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों में ये गिनती होनी चाहिए? अगर हम एनआरसी का विरोध कभी नहीं किया। सर एक सेकंड, पवन जी मैंने भी नहीं कहा कि आपने विरोध किया, मैंने कहा कि क्यों ऐसा हुआ कि आप लोगों की छवि ऐसी बनी कि आप विरोध कर रहे हैं। मैंने भी यही कहा, मैंने नहीं कहा कि आपने विरोध किया। कोई ऐसी परसेप्शन नहीं, आप लोग बना लीजिए। आप तो ठीक है फिर, नहीं जीतते, तो ठीक है फिर, आपके मन के हिसाब से बोलूं तो ठीक है, आपके मन के हिसाब से नहीं। अब शब्द भी आप तय कीजिए, सेंटेंस भी आप तय कीजिए। अरे मन से बोलिए, आप अपने मन से मैं बोलूंगा अपने मन से, आपके मन से नहीं बोलूंगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और हर बात पे टीका टिप्पणी टोकाटाकी बंद कीजिए। रफेल पे आपने अपनी बात रखी, आपको किसी ने नहीं टोका। इस पे तो रफेल पे डिबेट होगी, आपको बुला लेंगे, आपकी पार्टी आपको इस वक्त समझेगी, भेजेगी तो बैठ जाइएगा। नहीं तो यहाँ बैठ के मुझे ये मत बताइए कि आप रफेल पे तैयारी करके आए तो आप रफेल पे बोलेंगे। आपको एनआरसी पे बोलना है तो बोलिए, आपको रफेल पे बोलना है। आपने कल 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आधे घंटे बाद दोबारा कर लीजिएगा जब कार्यक्रम खत्म होगा तो।
जब सब एनआरसी आधे घंटे बाद दोबारा कर लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भ्रष्टाचार आज तक का माइक भी होगा उसमें। मोदी जी के भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की हिम्मत दिखाइए। एनआरसी पे क्या कल भी आपने की रफाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज भी कीजिए, कोई नहीं रोक रहा। छोड़िए, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, एनआरसी पे बात कर रहे हैं। आपको अगर करनी है तो कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि रफाल पर बोलूंगा। आप एनआरसी पर बोल रहे हैं, बोलिए। आप एनआरसी पर बोल रहे थे, मैंने नहीं टोका। डरते क्यों हैं? आपसे कौन डरता है सर? आपका डर बता कौन डरता है आपसे? इतना डरपोक कौन डरता है आपसे? पवन खेड़ा जी वाले थे। कौन डरता है आपसे? कौन डरता है आपसे? आप ये मोदी जी टीवी से चैनलों डरते पे हो। बैठ के धमकियां देना कीजिए बंद। ठिग्गी क्यों बन जाती है? ये टीवी डरपोक आदमी हो बिट्टी क्या? आप लोगों को कहा जाता है सर। अरे इतने डर क्यों जाते हो मोदी जी के सामने? ये आप लोगों को कहा जाता है मोदी जी सर। के सामने अपना नामकरण मुझ पर मत थोपिए। क्या गलत किया आपने जो डरते हो? प्लीज पवन खेड़ा, अरे छोड़िए, एनआरसी पे क्या पार्टी चर्चा के हो रही है? जब प्रवक्ता सब हैं, हम एक पार्टी ही ने बात जिस कर काम रहे के लिए हैं, भेजा है जब वो कोई कीजिए। भी इसके विरोध में नहीं तो यहाँ कब पर इस तरीके से मत कीजिए चर्चा बैठ कब के। करेंगे ये बताइए। आवाज अब कर रहे हैं बंद आपकी, बहुत देर अरे देखिए छोड़िए, आपका हमें नाटक। मालूम है हमें क्या काम नहीं करना है। रहा। आप नहीं किन बताएंगे जगहों हमें पर क्या आपको काम। लगता है एनआरसी होनी? इमरान खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर आज शपथ ली, लेकिन आज की खबर यह नहीं है। हिंदुस्तान के लिए खबर यह है कि पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू आज इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। दिन रात भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करने वाली पाकिस्तानी फौज के चीफ के साथ सिद्धू गले मिले। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जिस कश्मीर को भारत ने आज तक मान्यता नहीं दी, इमरान खान ने अपनी शपथ में सिद्धू को उसी पीओके के कथित मुखिया के साथ वाली कुर्सी पर बिठाया, ताकि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि जिसे हिंदुस्तान मानता तक नहीं, उसी हिंदुस्तान के एक सूबे के मंत्री उसके मुखिया के साथ मंच साझा कराए। बेशक कांग्रेस ने सिद्धू को जाने से रोका नहीं, भारत की सरकार ने भी सिद्धू को टोका नहीं, लेकिन क्या सिद्धू के इस रवैये से देश की थूथू नहीं हुई है? इसलिए दंगल में आज पूछेंगे हम सवाल कि दुश्मनी निभाने वाले पाकिस्तान के साथ दोस्ती सिद्धू के लिए क्या इतनी जरूरी है? क्या सिद्धू के लिए अटल जी के निधन का शोक बड़ा था या फिर इमरान खान का जश्न? भारतीय फौजों का गला काटने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से आखिर सिद्धू गले क्यों मिले? दुश्मन पाकिस्तान जाने से सिद्धू को मोदी सरकार ने रोका क्यों नहीं? और इमरान के दोस्ती के 2 कदम के जवाब में क्या सिद्धू का हाथ बढ़ाना वक्त की मांग थी? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। तो मैं मान लूं आपकी बातों से कि पाकिस्तान से संबंध बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने खिड़की दी है कि सिद्धू को खिड़की बना लेते हैं। चलिए, ये खिड़की खुली रखते हैं। हम कौन है खिड़की देने वाले? खिड़की देनी है तो नहीं, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि सिद्धू जी बबुआ हैं ऑलरेडी और कांग्रेस पार्टी उनको बचा रही है बैठ के। आपको कुछ बुरा नहीं लगा? आपने तो झप्पी को भी मान लिया। सर, आपकी पार्टी ने संसद में आंख मारने को जब संसदीय मान लिया, तो फिर झप्पी को तो मुझे मानना चाहिए था कि आप निश्चित तौर पे बचा ही जाएंगे अटल जी के नाम से और मोदी जी के नाम से। एक बात बताओ, एक बात बताइए, आंख मारने में कौन सा संसदीय है? नहीं, ठीक है सर, क्या इसको संसद के प्रोटोकॉल में शामिल करवा दीजिए। बोलते वक्त मटकाते हैं, करवा दें सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इसके प्रतीक थे वो तो जब भाषण देते थे उनकी आंखें भी बोलती थी, मुंह भी बोलता था और उनका पूरा चेहरा बोलता था अलग अलग तरीके से। तो यदि वो संसदीय होता तो वो कैसे महान सांसद कहलाते? राहुल जी कुछ कर दे तो गुनाह है, कांग्रेस कुछ कर दे तो गुनाह है, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कुछ कर दे जब आप वापस सदन में हो, आप निश्चित तौर पे कोई प्रस्ताव लाके आंख मारने को संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बनवा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपको बुरा नहीं लगा 1% भी कि नवजोत सिंह सिद्धू को उस पीओके के प्रेसिडेंट के साथ कुर्सी साझा करते हुए, सर, जिस पीओके को आपने आज तक मान्यता नहीं दी, देखिए ये सिद्धू उसके प्रेसिडेंट के साथ बैठे हैं, ये एतराज भी नहीं किया उन्होंने। ये ध्यान देखो, सिद्धू को बैठते वक्त मालूम भी हो कि ये कौन व्यक्ति है। मुझे डाउट है, मुझे संदेह है इस बात का। ये पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने शरारतन ये किया है तो मुख्यमंत्री रहे हैं एक प्रदेश के, आप मंत्री रहे हैं केंद्र के, आपको पता है प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है, एक कुर्सी पे पहले नाम पता लिखा जाता है। सर, कौन आदमी कहां बैठेगा? महाराज, दूसरे की महफिल में आपको जहां पे कहा जाएगा वहीं तो खड़े रहेंगे आप। बहुत बढ़िया सर, जो आपको खिलाया जाएगा वही तो आप खाएंगे। ये तो अच्छा खाएंगे आप तो। ये जो बाल का थाल निकाले, मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ। निकाल रहा हूँ सर, बिल्कुल। आपको बुरा नहीं लग रहा? ढूंढिए तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। बहुत ही आप अगर सिद्धू को बचाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी पार्टी के नेता हैं सर, आपके चुने विधायक हैं, आपकी एक सरकार में मंत्री हैं, निश्चित तौर पे आपका फर्ज है उनको बचाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप
गांव में बिजली पहुंची। हाँ बिल्कुल पहुंची, स्वीकार करते कि 18,000 गांव में बिजली पहुंची, लेकिन ले नौजवान जान ले कि पूरे देश में 6,40,000 10 सेकंड मुझे भी दीजिए। 6,40,000 6,22,000 गांव में कांग्रेस के टाइम तक बिजली पहुंच गई थी। 18,000 में बिजली पहुंचा करके हमने बिजली पहुंचाई, हमने बिजली पहुंचाई, हमने बिजली पहुंचाई। अरे भैया काहे को बेमतलब लोगों को छलने का काम कर रहे हो? 10 सेकंड जरा मुझे देकर उधार लिया आपने उनसे 10 सेकंड ऑयल बॉन्ड दे दिया है। ठीक है, बोलिए जल्दी से, मैं चुका दूंगा इन दोनों के पास जल्दी। देखिए ये बोल रहे हैं कि 6 लाख गांव में कांग्रेस की 6,40,000 कर देता हूं। सुन लीजिए, 6 लाख जो भी है उसमें कांग्रेस के समय मतलब 70 वर्षों में बिजली पहुंच गई। मगर पत्ता पहन के रहता मैं गुफा में, मतलब मैं गुफा में पत्ता पहन के बैठा रहता। 70 सालों तक राज किया, अगर यहां पर पहुंचा दी बिजली कुछ लाख गांवों में, तो किस लिए वोट दिया था इनको 70 सालों तक पत्ता पहन के डांस करने के लिए बाहर में? आप बताइए। दूसरी बात 18,000 गांव तक देश के नौजवानों को नहीं, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं भी बीच में बोल सकता हूं। आप देख रहे हैं जैसे मैं इनको पकड़ता हूं तो बीच में बोल सकते हैं। ऐसे नहीं, रुक जाइए, कैसे होगा? आपके समय में उन्होंने टोका टाकी नहीं की, आपके सारे सवाल मैंने लिए, उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा, आपने कहा मैंने उधार लिया। रोहित जी ने उधार लिया तो आपको बुरा लगा। रोहित जी इस तरह नहीं होता। जनता समझ जाती है कि इनका यह है कि ना खेलम ना खेलन दे, गुच्ची में थूक दे, है ना? ये काम करते हैं। नहीं, ये आप करते हैं। पूरा कीजिए जल्दी, फिर बंगाल में सीबीआई अपना काम नहीं कर सकती, लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठियां, रोहिंग्या वो सब खुलेआम आ सकते हैं। वहां पर रॉ के ऊपर में इन्होंने आरोप लगाया था कि रॉ जो है बम ब्लास्ट कर रही है। मतलब ये सरकार कर क्या रही है? संघीय ढांचे का ये अर्थ नहीं है कि देश के अंदर में संविधान को कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए और कहिए मैं ढांचा हूं, मैं संविधान हूं। ओके, पवन खेड़ा, मनोजीत मंडल प्लीज, मजाक नहीं चल रहा है सर, मजाक नहीं चल रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि वहां मजाक कर रहे हैं, आप लोग बैठ के माहौल बना रहे हैं, बना लीजिए, पर सर टीवी पे कम से कम सीरियस पोर्ट्रे कर लीजिए। नहीं भी है तो कम से कम दिख ही जाइए सीरियस, कम से कम अगर है नहीं तो। देखिए क्या है ना, आप पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि मैं पार्टी से उम्मीद करूं कि वो आपको थोड़ी सी तमीज सिखा दे कि टीवी पैनलिस्ट के तौर पे कैसे प्रेजेंट करना अपने आप को। लेकिन अगर आप प्रवक्ता नहीं है, समर्थक ही हैं, तो पार्टी की इज्जत का ख्याल रख लीजिए कम से कम। ये बैठ के आराम से सुन लीजिए बाकी पैनलिस्ट को, उसके बाद आपके पास आऊंगा। लैंग्वेज मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तमीज है बैठ के बात करने की तो कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। बैठ के हाँ ही मत कीजिए, सीरियस बात हो रही है यहाँ पर। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, बस प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। शांति से बैठिए। यस पवन खेड़ा जी प्लीज, ऐसा है मनोजीत मंडल, शांति से बैठ जाइए बस। पवन खेड़ा जी बोलिए अपनी बात। देखिए आज है क्या, आज पिछले 4-5 वर्षों से कि मोदी जी का यदि कोई असहमति जाहिर कर दे और उनके मुखालफत कर दे तो वो राष्ट्र विरोधी कृत्य हो जाता है, और अगर कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है तो सेना का विरोध हो जाता है। किसने सेना का विरोध किया भाई? सर आपके पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बोल रहे हैं इस समय अब मेरी सीटें बढ़ जाएंगी। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, अब मेरा सवाल यह है कि कपिल सिब्बल जब ये कहते हैं कि विदेशी मीडिया बता रहा है कि साहब इतने ने इतने लोग मरे, तो क्या वो सेना पर सवाल नहीं होता? जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पुलवामा में जो हुआ वो दुर्घटना हुई, क्या वो आपके सुरक्षा बलों पर सवाल नहीं होता? या आपकी मजबूरी है कि इनको डिफेंड करना ही आपको, इसलिए कर रहे हैं आप, मन से आप साथ नहीं है? देखिए आप जो लोग, देखिए कहने की बात अलग है, कहां से आजकल आप लोग या मीडिया के कुछ लोग बोलते हैं, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को यकीन हो चुका है। मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूं। मैं तो इंतजार कर रहा था अखिलेश जी कि कहां से किसी भी कब आप घूम फिर के इस बात पे आए कि मीडिया ऐसा है। बोलने दीजिए आप तो बोल ही रहे सर, लगातार बोल रहे हैं 2.5 मिनट से। यही खराबी है कि दिन भर आप निंदा करें। सर सारा देश ही खराब है, इस देश की सेना खराब है, इस देश की सरकार खराब है, इस देश का मीडिया खराब है, इस देश की जनता खराब है, बिल्कुल केवल आप ठीक है। कितने पैनिक हो गए आप सर? 3 मिनट बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी आपको दिक्कत है। आपको हर आप सुन लीजिए, मेरी सुनिए। आप लोग जिसकी चाहे बिना आधार के निंदा करें, आलोचना करें, अपशब्द कहें और अमर्यादित कहें और झूठ बोलें, और लेकिन आपकी जरा से भी निंदा हो गई तो आप अखिलेश जी पिछले 5 मिनट में मैंने कौन सा अपशब्द आपके लिए किया, कौन सी मर्यादा मैंने क्रॉस कर ली, बता दीजिए। हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं भाई,
हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं तो कर सर रहे हैं। किसी चैनल पे आप कोई किसी अपने को पे क्या क्यों कह रहा है ले उसके लेते लिए आप हैं? यहाँ बैठ के जवाब हाँ, देंगे। तो सर आप वही कांग्रेस मैं कह रहा पार्टी हूं के कि प्रवक्ता है आप ना, कांग्रेस पार्टी का पक्ष आप रखिए। निंदा तो कर रहे हैं हमारी ना, हमारी निंदा आप कर रहे हैं ना। अरे भाई मैं हम एक आपकी मुद्दे पर निंदा करने डिबेट का कर रहा अधिकार हूं। नहीं रखते क्या? अगर आपके साथ कोई मानसिक हाँ, परेशानी है, तो कोई मैं दिक्कत है, तो उसी सर उसका डिबेट हल तलाशा में जा सकता है। आप ये थोड़ी ना करेंगे तथ्य कि रख दूसरे रहे चैनल हैं। पे किसी ने किसी को कुछ कहा तो आप यहाँ के मेरे साथ भिड़ जाएंगे उस आप बात पे। बोलिए ना, आप बोलिए, मैं बोल रहा मैं हूं। तो सर सुनिए, पहले सुनिए, सवाल आप पूछा, बोलिए ना, मैं बोल रहा आपको हूं। 3 मिनट बोलने दिया अब मैंने। सुनिए, आप बोलते सुनिए, रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। अब नहीं, अब जवाब ले लीजिए, जो आपने कहा उसका जवाब ले लीजिए। आप जो बोलते हैं बोलिए, लेकिन हमें भी बोलने का अधिकार है। हम भी आपके प्रति असहमति और निंदा कर सकते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? अखिलेश जी, कभी आपको सोचते हैं कोई रोक नहीं रहा है। क्यों बुरा लगता है आप निंदा कर रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से कर रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन दिक्कत यह है कि उस निंदा में जो सवाल पूछ रहा हूं वो तो बता दीजिए। सुनिए, मेरा रोहित सवाल जी, बड़ा सीधा था रोहित जी, कि भाई आपको क्या लगता है सेना का नाम लेने से जनता मोदी को वोट दे देगी, आपको नहीं देगी? अब इसमें क्या आपत्तिजनक है? कहां मर्यादा पार है? कहां आपको मैंने अपशब्द कह दिए? कहा ने, मैंने कहा आपसे कि आदरणीय मोदी जी, आप सेना के सहारे क्यों छुपते हैं? निंदा आपकी होती है, आप कहते हैं कि सेना, आप ही लोग संख्या बताने लगे ना, सेना ने बताया, उसको हर कोई मान रहा है। आप सेना का अपमान क्यों करते हैं मोदी जी के लोग? बड़ा सिंपल क्यों सेना की बात से डिफर होते हैं अपने आप को? मैं समझ सकता हूं कि अभी आज रक्षा मंत्री ने क्या कहा? कपिल रक्षा सिब्बल, मंत्री ने इनकी बातों को आप हो सकता है डिफेंड ना करना चाहते हो, आपको भेज दिया गया हो, आपका मन ना हो। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या आप ये मानते हैं बतौर एक राजनेता कि सेना का नाम लेने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, आपको नहीं होगा? मत करिए, ये सवाल पूछा मैंने, आप पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। ये मोदी, देखिए सब लोग समझ रहे हैं, सबको पता है, बीजेपी वाले भी कहते हैं कि यही सब मोदी जी करेंगे, चुनाव आ गया है, यही सब करेंगे। शहीदों की फोटो मंच पे बैकग्राउंड में लगी है पुलवामा की, लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं था कि पटना में उस शहीद के, उसी एयरपोर्ट पे उस बीच शहीद के ऊपर पुष्पांजलि कर सकें, लेकिन फोटो उसकी मंच पे पीछे लगा करके अपना भाषण चालू है। कहां की भक्ति है, कहां का प्यार है? भाई तो जनता ये देखती होगी ना, चैलेंज किया ना आपके फिर आप लोग माध्यम डर क्यों रहे इतना? मैंने आपके परेशान क्यों रहे? कहां डर रहे हैं? कि ये सेना का नाम ले रहे हैं, जीत जाएंगे। अरे सुनिए रोहित जी, ये कौन कह रहा है? आपकी बातों से लग रहा है सर। अरे ये तो अभी पता लग जाएगा, अभी थोड़ी देर में घर जाने के बाद 6 बजे ये रिकॉर्डिंग निकाल के देखिएगा। अखिलेश जी, आप वर्षों से टीवी पे आ रहे हैं, इसलिए आज आपकी स्थिति देख के मुझे कहना पड़ रहा है कि आप परेशान क्यों लग रहे हैं। देखिए हम परेशान हैं, मैं तो चुनौती दे रहा हूं मोदी जी को। मैंने अब गिनाया ना कि इस मुद्दों पे बहस करना तो कर लो ना, और सेना पे आप हार जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? 5 बजे और 6 बजे का जो प्राइम टाइम है वो चैनलों का निकाल के देख लीजिएगा कि किस मुद्दे पे बहस होती है, और जो मोदी की निंदा करता है चैनल किस तरह सर, से आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से तय हो किस मुद्दे पे बहस हो, किस पे नहीं, तो सर धन्य है, मैं नतमस्तक हूं आपके आगे। और ये सर कोई बात नहीं सर, आप ही कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है इस देश में, और आप ही चाहते हैं कि आपके दफ्तर से एजेंडा तय हो किस पे बहस होनी चाहिए, किस पे नहीं। ठीक है अखिलेश जी, समझ में आती है आपकी सोच, समझ में आती है सर। काफी समय ले लिया आपने, जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अपनी बात आप पर्याप्त कह चुके हैं। आदिल सिंह बोपराय गए थे ईवीएम की फजीयत कराने, खुद की करा के आ गए क्या? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं रोहित भाई कि कांग्रेस पार्टी ने किया है? मैंने कब कहा कांग्रेस ने किया? इंडिविजुअल ने किया है। मैंने कब कहा सर कांग्रेस ने किया? जर्नलिस्ट का संगठन है, उसने ऑर्गेनाइज किया सर, मैंने कहा नहीं, मैं बोल रहा हूं आपका, आपकी इंसिनुएशन, सर नहीं, इंसिनुएशन ये है, आपकी इंसिनुएशन ये है। कपिल सिब्बल सफाई देने आए, कपिल सिब्बल की बाइट सुनाई, बोलने का तो समय दे दीजिए। कपिल सिब्बल का वीडियो है, इंसिनुएशन ये है, आप इसे, अब आपके मन में बैठा है कांग्रेस पार्टी, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अब सुन लीजिए रोहित भाई, मैंने सुन ली आपकी बात, मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं हमारे मन में नहीं बैठा, आपके शायद मन में बैठा होए, पर मैं आपको याद करा दूं कि सबसे पहले सवाल किसने खड़ा किया था ईवीएम्स पे? एलके अडवाणी साहब ने खड़ा किया था 2009 में। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन के सांसद हैं राज्यसभा में, जीवीएल राव, उन्होंने खड़ा किया, तो उन्होंने तो किताब लिखी थी, वो तो डोमेन एक्सपर्ट कहते हैं। शायद आज अपने कार्यक्रम पे आप उन्हें बुलाते तो वो हमें ज्ञान दे सकते थे कि कैसे ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो आपको समझना जरूरी होगा। आप कह रहे हैं कपिल सिब्बल लाल कृष्ण आडवाणी के दावों की पुष्टि करने एक हैकर के प्रोग्राम में गए। सुन लीजिए रोहित जी,
रोहित जी सुनिए तो सही, हम किसी के दावों की पुष्टिकरण करने नहीं गए। उन्हें इनविटेशन एक जर्नलिस्ट ने दिया था, वो एज ए स्पेक्टेटर गए थे। पर अब मुद्दे पे आइए, मुद्दा ज्यादा जरूरी है। सर, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं उस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? उस शो की होस्ट ने पल्ला झाड़ लिया जो होस्ट कर रही थी इवेंट को। आप लोग अभी भी चिपके रहना चाहते हैं उसको। हम कहा उससे, हम तो भारत सरकार कार्रवाई करे, भारत सरकार कार्रवाई करे। जो आरोप लगे हैं गंभीर आरोप है, भारत सरकार कार्रवाई करे। अगर सच है तो उस पे कार्रवाई करे, अगर झूठ है तो ये सुजा के खिलाफ कार्रवाई करे। पर अब मुद्दे पे आता हूं, आप लोग केवल ताली बजाने बैठे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था हमने नहीं कैप्चर किया था, आपका कोई फर्ज नहीं है विदेश में जाके अगर कोई भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है, कीचड़ उछाल रहा है, आप केवल ताली बजा के आ जाएं। प्रेस करो, वो वोट भाजपा को जाता है। देखिए हैरानी होती है मुझे रोहित भाई, जब रविशंकर प्रसाद बड़े बड़े बयान देता है और कहता है कि 2009 के इलेक्शन रिग्ड थे, जब एलके आडवाणी बयान देते हैं, जब जीवीएल राव किताब लिखते हैं, तब आप ये सवाल उनसे पूछते नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? हमारे देश के लोकतंत्र की प्रणाली और प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। जो भीड़ में हुआ है, जो भीड़ में हुआ है, जो कैराना में हुआ है, वो चुनाव आयोग की बात मानेंगे या किसी ऐसे आदमी की जो अपना मुंह तक नहीं दिखा सकता? हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में इलेक्शन की प्रणाली है उसे मजबूत किया जाए। कांग्रेस पार्टी इसे रखती है अपने मन में कि अब 2 महीने बचे हैं इलेक्शंस के लिए, हम पेपर बैलेट सिस्टम पे नहीं ट्रांसफर किया जा हैकरों के दरवाजे चले पर जाएंगे। हमारी ये मांग है इलेक्शन कमीशन से, जो वीवीपैट सिस्टम है एटलीस्ट 50% को टैली किया जाना चाहिए। आप जीवीएल राव को हैकर कह रहे हैं रोहित भाई? चुनाव आयोग ने मना कर दिया आपको हैकर कि हम नहीं करेंगे ऐसा। रविशंकर प्रसाद के 2010 के बयान में चुनाव आयोग ने मना कर दिया आपको कि हम नहीं करेंगे ऐसा जो आपने मांग किया। रविशंकर प्रसाद, आडवाणी साहब चुनाव आयोग और जीवीएल राव को हैकर कह रहे हैं। आप पहले मुझे ये बताइए, जीवीएल राव देश का नाम खराब कर रहा था। आप मुझे ये बताइए कि आडवाणी साहब झूठ बोल रहे थे, आप उसकी बारे बात नहीं करना चाहते। जो आडवाणी साहब और जीवीएल को तो जवाब दे दिया ना, जब उनके दावों के बावजूद इस देश की चुनाव व्यवस्था ईवीएम पर चली गई, झूठ था तो वो जवाब हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ अभी भी इंडिया तलाश रहे हैं और उसके लिए हैकरों के दरवाजे जाते हैं आप लोग। कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, देखिए हम जनता के साथ हमारा गठबंधन है। मैं आपको बता दूं रोहित भाई, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डिफीट इमिनेंट है। वहां क्या कर रहे थे फिर हैकर के दरवाजे पे? घबराहट नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अमेरिका जैसा देश, क्या कोई नहीं जा सकता? अगर किसी ने इन्विटेशन नहीं है तो नहीं जा सकता। बाकी जर्नलिस्ट थे क्या, वो सारे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे दंगल पे? जो लंदन में जाएगा उसको आप एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे, जीवीएल राय को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे, आडवाणी को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे, रविशंकर प्रसाद को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे। कहां डिस्कोर्स को आप लेके जा रहे हैं? कहां डिस्कोर्स को लेके जा रहे हैं? आप कहां लेके जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है उसी को तहस-नहस करना चाहते हैं। जो भीड़ में मध्य प्रदेश में हुआ क्या वो झूठ था? जो भीड़ में मध्य प्रदेश में हुआ था वो झूठ था। तो आप ये कह रहे हैं इस देश में आज तक 2009 से जितने चुनाव हुए सारे रिग्ड थे? ईवीएम को लू लग क्या जाती है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है 2009 से जितने चुनाव आज तक इस देश में हुए वो सारे रिग्ड थे? इलेक्शन कमीशन को लू लगी है? क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है 2009 से आज तक जितने चुनाव हुए सारे झूठ थे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए। आप जवाब देने आए हैं, आप जवाब देने आए हैं। एक कपिल सिब्बल बात क्या कर रहे थे? 2009 से आज तक जितने चुनाव इस देश में हुए वो सारे रिग्ड थे? आप कह रहे हैं सारे सवाल हमसे ही करेंगे क्या? सारे सवाल हमसे ही करेंगे? ये जाते संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता इनसे क्या करने गए थे? जीवीएल राव से गए थे कपिल सिब्बल? आपसे पूछ रहा हूं, जब जीवीएल ने किताब लिखी थी उनसे पूछा था? जो भीड़ में हुआ है उस पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे। आप 50% वीवीपैट टैलिंग से क्यों भाग रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आदिल सिंह बोपराय, मैं 50% नहीं, मैं कह रहा हूं आप 100% टैली करवाइए। चुनाव आयोग के पास जाइए ना, क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे हैकरों के पास जाके। ओके, तस्लीम रहमानी, आप लोग तैयार हैं अब्दुल रहीम खान खाना बनने के लिए? आज के दौर के जो राम जी की चरण धूल को अपने सर से लगाने को तैयार हो? देखिए, हिंदुस्तान में पिछले 1000 साल से जितने मुसलमान हैं वो अब्दुल रहीम खान खाना ही हैं। ये तो इन लोगों को इलेक्शन लड़ना होता है, इसलिए ये 76 से नहीं है,
ये जो हमारे अभी त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि सेकुलर लफ्ज लाने के लिए, देखिए कितना पॉलिटिकल नैरेटिव है, मौजू क्या है, और आप बात कर रहे हैं सेकुलर लफ्ज के लाने की। लेकिन बाबरी मस्जिद का मुकदमा तो 49 में आ गया था, उसका सेकुलर लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप ऐसे डेविएट करते। बहरहाल मैं तो आज जो स्टेटमेंट आया है मोहन भागवत जी का, मुझे सीधा ही लगा कोई संदर्भ नहीं है उस स्टेटमेंट का। इतना बड़ा आदमी जब कोई बयान देता है तो उसके आगे पीछे कोई ना कोई उसका कोई रीजन होता है उस बयान का। लेकिन ये एकदम से अचानक आया हुआ बयान विदाउट एनी रेफरेंस, ऐसा लगता है कि भागवत जी को कोई अटेंशन नहीं मिल रही है बीजेपी से। 300 सीट लेके बहुत मजबूत अंदाज से मोदी जी आ गए, फिर वो माइनॉरिटीज की बात भी कर रहे हैं, विश्वास भी जीतने की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अटेंशन सीख करने की एक कोशिश आरएसएस की तरफ से है, ये एक हल्की सी धमकी जैसा हो सकता है। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अभी आप 3 महीने तक ये नैरेटिव लेके चल रहे थे रहमानी साहब कि संघ के बिना बीजेपी का कुछ है नहीं, संघ के दफ्तर से इनका सब कुछ तय होता है, संघ इनके लिए जाकर वोट मांगता है। आज आप कह रहे हैं कि नतीजा आ गया, संघ वालों को तवज्जो नहीं मिल रही, इसलिए ऐसी बात मोहन भागवत ने कह दी। तो आप भी कंफ्यूज हो गए हैं क्या ये सीटें देखकर 300 से ज्यादा? बयान तो इसीलिए आया है, ये बयान तो इसीलिए आया, अटेंशन नहीं मिल रही है। आप अपने को अब्दुल रहीम खान खाना मान रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो टेलीविजन पर बैठकर आप पैरवी करते हैं बाबरी मस्जिद की। आपका बस चले तो आप जाके वहां कार सेवा शुरू कर दें दोबारा मस्जिद बनाने के लिए। मैं आज भी कर रहा हूं कि ये लोग तो किस मुंह से अब्दुल रहीम खान खाना कह रहे हैं फिर 1000 साल से? इस संविधान के खिलाफ होगा, रामचंद्र जी की बेइज्जती होगी। बाबरी मस्जिद का क्लेम बरकरार है, बाबरी मस्जिद को लोगों की नजरों के सामने शहीद किया गया है, उसे कोई नकार नहीं सकता कि गुंडों ने उसको शहीद किया। 2 लाख गुंडे इकट्ठा हुए और एक मस्जिद को जिसमें नमाज जबरदस्ती रोकी गई थी उसको शहीद किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं, सारी दुनिया जानती है। और अगर आज अदालत का फैसला इस तरीके से नहीं आता जिसमें इंसाफ कायम हो, तो सर दिक्कत क्या है ना, कोई वहाँ मंदिर बनाने दिक्कत क्या है ना सर, इस देश के वो दस्तूर के ऊपर सवाल खड़ा कर देगा। हिंदुओं का ये मानना है कि वो बाबर असल में गुंडा था जिसने आकर वहां राम मंदिर को जमींदोज करके उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की। आप कह रहे हैं कि उसकी बनाई जबरदस्ती की खड़ी की मस्जिद को गुंडों ने तोड़ दिया। नहीं सर, सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। और अगर आरएसएस सारे हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है तो सारे मुसलमानों के ठेकेदार भी आप नहीं है। इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आपकी हो गई है। सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आपकी नहीं है ना सर? ना सारे सिखों की कोई जिम्मेदारी। तो भाई जैसे आपने उनको कहा गुंडे, तो इस देश के हिंदू मानते हैं बाबर भी गुंडा था जिसने अटैक किया, या आप मानते हैं बाबर का पूजन करते हैं? तो बता दीजिए। 130 करोड़ में से आप मानते हैं क्या बाबर को? पूजन करते हैं बाबर का? नहीं है भाई, बाबर एक रूलर था, एक पॉलिटिकल रूलर था, आक्रमणकारी था ना, रिलीजियस अस्तित्व नहीं है, आक्रमणकारी था ना सर। आप उस दोनों को इक्वेट करने की जसारत भी कैसे कर रहे थे? आक्रमणकारी था ना, समझ में नहीं आता। आक्रमणकारी था कि नहीं था? इससे ज्यादा कुछ नहीं था बाबर, आक्रमणकारी था कि नहीं था? नहीं है। रामचंद्र जी को भगवान माना जाता है, आप उन दोनों को मिला कैसे? सर हम दोनों को नहीं मिला रहे, असल में जैसे आप सुधांशु से कह रहे थे कि दो चीजों को सुधांशु कोलैबोरेट कर देते हैं, सेक्युलरिज्म को लाके राम मंदिर की बात में, वैसे ही हमारे देश के युवाओं के हाथों में पेन कलम लैपटॉप देने की जगह पिस्तौल थमा दी। इन्हीं की भाषा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब ऐसी भाषा का उपयोग करके देश में लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, इतना हेट्रेड पैदा कर दिया है देश के अंदर ये लोगों ने कि आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, मगर ये जो छवि इन्होंने देश के युवा के इस पर डाल दी, मैं तो देश के युवा की फिक्र करता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि भाजपा के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया खंडन करेंगे ऐसी भाषाओं का, ऐसे भाषणों का, मगर वो खंडन की जगह तो दूर, वो तो उसकी तायद कर रहे हैं, वो तो उसको सराह रहे कि बड़ा अच्छा काम किया योगी ने कि देश के अंदर अब हिंदुओं का राज चलेगा, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। ये तो कहाँ हमारा देश रुकेगा? और मोदी जी खामोश बैठे, अमित जी भाई खामोश बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं देश में सिर्फ रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाए। मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अकबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करी गौरव भाटिया ने, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे ना गौरव भाटिया, मैंने पूछ लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने पूछ लिया ना सर मेरे भाषण से। लेकिन अब मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए,
अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी। रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम के संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी गणपति पूजा के लिए। बहनों की इज्जत लूटेंगे। अकबरुद्दीन आतंकवादी है का सवाल ये नहीं था। सुनिए, उसके ऊपर कभी 1 घंटे की अगर 1 घंटे नहीं सर, आप वर्षों से भागते आए हैं उससे। आज आप ये कह रहे हैं जो लड़का बोल रहा था कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा वो आतंकवादी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं? जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या है। बोलिए, हिम्मत है आपकी? पैरवी करते हैं आप कोर्ट में जाके उसकी। अकबर ओवैसी ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। अच्छा, कोई ऐसा भाषण ही नहीं दिया करता हो। अकबर ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा था जिसकी वजह से आज केस चल रहा है। इस पे केस चलाओ, योगी पे केस चलाओ, भैया ना कीजिए कंप्लेंट जाके, कौन रोक रहा है? मैंने तो पहले कहा जाइए शिकायत कीजिए, लेकिन क्या अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? बोल रहे हो ना, तो आप बोलिए, आपके माध्यम से केस चलाओ सब पे। अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? उन्होंने अपने भाषण के अंदर क्या ऐसा कहा जो आतंकवाद की तरह होता है? अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? मुझे में इतनी हिम्मत है कि जो आतंकवाद की भाषा, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मोरया कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। जो किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे, और 2 दिन पहले मुझे यहाँ दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं वंदे मातरम गा रहे हैं। तो संविधान में कहा लिखा है? संविधान में कहा लिखा है बताइए मुझे। संविधान में कहा लिखा है मुझे बोलने के लिए? आप संविधान को नहीं मानते होंगे रोहित जी, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने मुझे दिया है। संविधान का पाठ आपके पास पड़ा होगा चैनल के अंदर, निकालिए स्टूडियो में से, देखिए कहा लिखा है कि मुझे ये बोलना है मेरी देश की नागरिकता प्रूव करने के लिए। अब मुझे नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा। मैं नहीं दे रहा हूं सर, स्टूडियो में बैठ के आप डिसाइड करेंगे कि आप जो बातें करते हैं आप एक जगह पर एक, दूसरी जगह पर दूसरी, उससे पोल खुलती है सर। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया? मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी के लिए। मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल। मैंने तो पूछा ही नहीं सर। आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया, तो आप भाग जाएंगे उठके यहाँ से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था, तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। बता रहा हूँ वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया था। अरे ओवैसी के परदादा ने, हमारे परदादाओं ने देश के लिए अपनी जानें गंवाई, तब जाके आज देश आजाद हुआ। रज़ाकारों की फौजें कौन चला रहा था ये सारा देश जानता है। हम लोग इसलिए इतिहास में ना जाइए, वर्तमान पे रहिए। केवल इतना बता दीजिए कि अगर ये देश संविधान से चलता है और ये देश एक सेक्युलर देश है, वारिस पठान आप ही के शब्दों में पूछ रहा हूँ, ये देश अगर सेक्युलर देश है तो आपने गणपति बप्पा मोरया कहने के लिए माफी क्यों मांगी? क्यों माफी मांगी गणपति बप्पा मोरया कहने पर, अगर ये सेक्युलर देश है तो? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? तो छीना किसने था गणपति बप्पा मोरया कहने का अधिकार? किसने मुझे दिया? किसने छीना गणपति बप्पा मोरया कहने का अधिकार? मुझे लगता है कि मेरे से कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मैंने अल्लाह से माफी मांगी। अच्छा, अल्लाह से आपको माफी मांगनी पड़ी क्योंकि आपने उन्हीं के दूसरे रूप गणपति को नमस्कार कर दिया था। जैसा आइडियोलॉजिस्ट तो ऐसी बात कर रहे हैं। आपको अल्लाह से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि आपने उन्हीं के दूसरे रूप गणपति को नमस्कार कर दिया था, तो आपको माफी मांगनी पड़ी अल्लाह से। ठीक है सर, संविधान को नहीं मानते। नहीं सर, आप तो संविधान को जानते और मानते हैं ना, इसीलिए आप उसको तोड़ मरोड़ के जैसा मर्जी लाभ उठाते हैं उसका। अब जरा मौलाना साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा ज्ञान ले लूं मैं। यहाँ बैठकर नहीं मौलाना साहब बैठे, थोड़ा उनसे भी ज्ञान ले लूं। यहाँ बैठकर अल्लाह के आप चाहते हैं कि जिस इलाके का नेतृत्व आप कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, उसकी संज्ञा वैसे दी जाए जिसके लिए देश 70 साल भुगतता रहा। अब मैं जवाब दूं अगर आप सुनना चाहें तो? मैं तो सुन ही रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो यूपीए सरकार के 4 मंत्री जो है आकर के प्रदर्शनकारियों से, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी थे, अन्ना जी भी थे, सब लोगों से मिलते थे। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट मेडिएटेड इंटरलोक्यूटर्स जो है वो शाहीन बाग में मंच में आकर बातचीत कर सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट इतनी हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया के, हम सब उनका सम्मान करते हैं,
तो क्या सरकार के मंत्री जो अपने आप को खुद देश का चौकीदार बताते हैं, जनता के सेवक बताते हैं, क्या उनको जनता से मिलने के लिए फुर्सत नहीं थी? इतना अहंकार और घमंड क्यों? आपको लगता है आप पन्ना के आंदोलन से तुलना कर सकते हैं इसकी, जिसमें एक नेतृत्व होता है और इसमें आप पहले बैठते ही कहते हैं कि नहीं हमारा कोई नेता नहीं है? किससे बात करें? अच्छा जाके बताइए। रोहित जी, आप जैसे आदमी से जिसने कल कुछ और लिखा था आज उसने गायब कर दिया कि मैं नेता नहीं हूं। कल तक जो नेता बना घूम रहा था आसिफ खान से कर ले, जो पहले दिन तक ऑर्गेनाइजर थे, जिस दिन टिकट कट गया उस दिन ये ऑर्गेनाइजर कट गए। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट काट दिया ये ऑर्गेनाइजर नहीं रहे। आपको हम पे एतराज ही रहना है, प्रॉब्लम ही नहीं आंदोलन से तुलना नहीं कर रहा हूं, बल्कि अन्ना हम तो कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में बातचीत हुई थी, आपसे बातचीत करे सरकार तो किससे करे? आप 5 नाम दीजिए सरकार को, बोलिए किनसे बात करो? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप 5 नाम दीजिए सरकार को कि बात करें इनसे। भ्रष्टाचार हो रहा है क्यों नहीं बोल रहे? आप सरकार को 5 नाम दे दीजिए ना, किनसे बात करें? मैं कंप्लीट कर लेता हूं। दीजिए अपनी 5 दादियों के नाम कि ये हमारी नेता, इनसे बात कर लीजिए। 30 सेकंड में मैं बात कर लेता हूं। हमने मंत्री जी से हमेशा कहा कि मैंने कहा कि आप जब सरकार के 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे शाहीन बाग, तो जब डायलॉग की प्रोसेस शुरू होगी तो फिर स्ट्रक्चर्ड वे में वो बन जाएगी बात। ये दोनों वार्ताकारों से कौन सा स्ट्रक्चर डायलॉग हो रहा है? हो रहा है, देख रहा है टीवी पर देश पूरा। कौन सा स्ट्रक्चर डायलॉग हो रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर डायलॉग हो रहा है? जब लोग बैठकर जा रहे हैं ये लोग, जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो देख लेंगे। आपको पता चलेगा। मैं एक बड़ी अहम बात कहना चाह रहा हूं। देखिए विष्णु जी ने भी मुझसे इस पर मेरिट पे सवाल पूछे, मैं 2 पॉइंट में अपनी बात रखना चाहूँ। एक तो ये है कि क्या विष्णु जी मुझे बताएंगे कि ये जो सीए का कानून है उसमें 13 लाख 13.5 लाख जो एनआरसी में जिनका नाम हिंदुओं का नाम नहीं आया आसाम में, क्या उनको बचाने के लिए दिक्कत यही है कि आप सीए को एनआरसी से जोड़ के देख रहे हैं। प्रॉब्लम ही यही है सर। एक ही पॉइंट हुआ ना, दूसरा पॉइंट मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप जवाब दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वारिस पठान साहब ने जो बयान दिया मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा जो लॉजिक है, मैं ये समझता हूं कि इस देश में 20% और 80% की लड़ाई है। अच्छा लड़ाई है, लड़ाई आज गंगा जमनी तहजीब खत्म हो गई है। आज गंगा जमनी तहजीब को बाहर रखा है आप स्टूडियो में। मैं बता रहा हूं कैसे लड़ाई है। इत्तेफाक नहीं रखते, लड़ाई है। 1 सेकंड सर, लड़ाई है 20% और 80%। यही तो आप समझना नहीं चाहते ना। ये 20% समझना, ये 20% वो लोग हैं जो गोलवालकर, सावरकर और जिन्ना इनको मानने वाले हैं। बाकी लोग वो गांधी, नेहरू और जिन्ना को मानने वाले 20% लोग कौन है? मौलाना आजाद जिन्ना को मानने वाले 20% लोग कौन है हिंदुस्तान में? ये बता दीजिए। मुझे लगता है कि हम सारे प्रदर्शनकारी सवाल का जवाब दे दीजिए। जिन्ना को मानने वाले हिंदुस्तान में कौन है? ये मुस्लिम लीग पार्ट 2 नहीं चलेगा इस देश में। साथ में आप यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्ट 2 चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलने देंगे। लेकिन 20% वो जनता है। 20% कौन सी जनता है? एक बात बड़ी दिलचस्प है, शोएब जमाई आपने ये कह दिया वारिस पठान से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन वारिस पठान की मजम्मत करने की हिम्मत आपने नहीं करी कि मैं शाहीन बाग की तरफ से आया हूं, मैं वारिस पठान के बयान की निंदा करता हूं। आपके मुंह से यह नहीं निकल पाया, हिम्मत नहीं पड़ती आपकी बोलने की। मैंने तो अपनी बात करता हूं क्योंकि आपको लगता है वारिस पठान आपके दिल की बात कर रहा है कहीं खड़े होकर। क्योंकि 20-25% लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं जिससे संबित पात्रा जी ने उनको ब्रेन वॉश किया हुआ है। बाकी सारे लोग चाहे और आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर हैं, यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश आप सेकुलर हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। 75% की जो है विचारधारा की लड़ाई एक सेकंड अगर विचारधारा की लड़ाई है और वारिस खान विचारधारा की लड़ाई का सिपाही है तो शोएब जमाई शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप कॉलेज में पढ़ाते हैं। बोले संबित पात्रा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बात का, फिर आसिफ खान आपके पास आ रहा हूं। देखिए इन्होंने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा, कल आतंकवादी कहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इस डिबेट में बहुत कम समय के लिए हूँ, डिबेट भी छोटा सा है। मैं इतना जानना चाहता हूँ क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है कल मुझे कुछ बुरा लगेगा मैं अपने घर के सामने के रोड को ब्लॉक कर दूं? महाराष्ट्र की सरकार ने 7 दिन के लिए सारे दफ्तर बंद कर दिए शोएब जमाई। दिल्ली की सरकार ने जिम बंद करा दिए, स्विमिंग पूल बंद करा दिए, सिनेमा घर बंद करा दिए, मॉल वालों को भी ताकीद की। सब कुछ सब जगह तालाबंदी हो रही है, लेकिन धरना चलता रहेगा। क्यों अड़े हैं आप लोग इस पर? लोगों की जान ज्यादा जरूरी है या जिद? रोहित जी, सबसे पहले आपका और आज तक का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पर हमें बात रखने का मौका दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है उसका हम बहुत सम्मान कर रहे हैं और दिल्ली सरकार ने कहा कि 50 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं हिंदुस्तान में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें ये तय हुआ है कि भी 50 लोग नहीं होंगे बल्कि 40 लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और 10 मीटर की दूरी पर फिर दूसरा जत्था इकट्ठा होगा। और इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हैं शाहीन बाग में चौकियां लगी हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी से गैपिंग रहेगी
तो वो दिल्ली की जो सरकार के जो फैसले थे उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। एक जगह 50 से ज्यादा आदमी नहीं कहीं इकट्ठा आपको मिलेगा। शाहीन बाग क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग चल रहे हैं वहाँ कहीं पर भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि आंदोलन इतना बड़ा है और एक बड़े कॉज के लिए किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसी छोटी मोटी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज है, आपको लगता है छोटी मोटी चीज है, जिसमें पूरे के पूरे देश लॉकडाउन हो गए हैं, जहां हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग उस बीमारी के शिकार हो रहे हैं और बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, पैंडेमिक की उसको संज्ञा दी गई है, आप कह रहे हैं छोटी मोटी चीज है? नहीं, मैं छोटी मोटी चीज नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये गंभीर विषय है। ऐसी छोटी मोटी चीजों से परेशान होने की बात नहीं है, मैंने आप ही की बात से पूछा। छोटी मोटी उन चीजों को, छोटी मोटी चीज उस बात को कहा है जिसको लेकर बीजेपी एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है। मुझे लगता है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षा कारणों से प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए उसी के तहत जो है उस मामले को हम रखते हुए शाहीन बाग में 50 लोग एक जगह बिल्कुल भी इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार जब चाहे चेक करा सकती है, लेकिन जहां तक प्रदर्शन और आंदोलन की बात है वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तीनों फसाद की जड़ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। ये तो मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात यह है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। नहीं, मुझे लगता है सरदाना जी आपने शायद देश के लोकतंत्र को नहीं समझा है। पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में मैंने लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझा है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। डेमोक्रेसी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीमारी फैल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां से एक पीड़ित होकर दरभंगा पहुंच जाएं, नागपुर पहुंच जाएं, किसी चौथे शहर में पहुंच जाएं और वहां पर भी वो फैल जाए संक्रमण?